हेलो एवरीवन, वेलकम टू द कॉमर्स शेयर फटा प्लेटफॉर्म। दिस इज सौम्या हियर। चलिए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। एज यूजुअल आपकी यूजीसी नेट दिसंबर 2025 की कॉमर्स की क्लासेस जो है वो कंटिन्यूसली चल रही हैं और यूनिट नंबर 1 आपका बिजनेस एनवायरनमेंट की जो क्लासेस है वो यहाँ पर कंटिन्यूसली ली जा रही है। साथ ही साथ पेपर 1 का टीचिंग एप्टीट्यूड भी डेली क्लासेस वहाँ पे भी अपलोड करी जा रही हैं। आप जाके मेरे चैनल पे चेकआउट कर सकते हैं। चलिए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं और आज का सेशन है आपका इकोनॉमिक पॉलिसीज जो काफी इंपॉर्टेंट है और इकोनॉमिक सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे। तो शॉर्ट वीडियो में कोशिश करूंगी कि आपको सारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। सबसे पहले बात करते हैं टाइप्स ऑफ इकोनॉमी की। तो आपको पता होना चाहिए कि इकोनॉमिक में 3 तरीके की सेंट्रल प्रॉब्लम होती है, जो कि सबसे पहले आपकी है व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस एंड टू whom टू प्रोड्यूस। दीज आर द 3 सेंट्रल प्रॉब्लम ऑफ एन इकोनॉमिक। ठीक है। व्हाट टू प्रोड्यूस का मतलब आपको कौन सी तरीके के गुड्स एंड सर्विसेज आपको प्रोड्यूस करने हैं। हाउ टू प्रोड्यूस का मतलब आप किस तरीके से प्रोड्यूस करेंगे, लेबर यूज करेंगे या फिर कैपिटल यूज करेंगे। और टू whom टू प्रोड्यूस का मतलब होता है किस टाइप के कैटेगरी ऑफ लोग, मतलब किस टाइप के लोगों की कैटेगरी के हिसाब से आप बनाएंगे। बच्चों के लिए प्रोडक्ट्स है या फिर किस ग्रुप के लिए, किस कैटेगरी के लिए, किस जेंडर के लिए जो है वो आप प्रोडक्ट बनाने वाले हैं। तो इसी में 3 तरीके के इकोनॉमिक की सिस्टम होते हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। कैपिटलिस्ट, सोशलिस्ट और आपकी मिक्स्ड इकोनॉमी। देखिए कैपिटलिस्ट इकोनॉमी क्या होती है, मीन्स ऑफ प्रोडक्शन कंट्रोल्ड बाय प्राइवेट सेक्टर। अब मैम ये मीन्स ऑफ प्रोडक्शन क्या होता है। देखिए मीन्स ऑफ प्रोडक्शन का सिंपल सा मतलब होता है आपका कि जो भी रिसोर्सेस यूज कर रहे हैं आप, जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर यूज कर रहे हैं किसी भी सामान को बनाने में, किसी भी गुड्स एंड सर्विसेज को बनाने में, उसे बोलते हैं मीन्स ऑफ प्रोडक्शन। यानी कौन से रिसोर्सेस और कौन से इंफ्रास्ट्रक्चर आपने यूज किए हैं। कैपिटलिस्ट इकोनॉमिक वो इकोनॉमी होती है जहां पर आपका जो मीन्स ऑफ प्रोडक्शन है वो प्राइवेट सेक्टर के हाथों में होता है। यानी जितना भी पूरा रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो प्राइवेट, जितना भी पूरा कंट्रोल है वो प्राइवेट सेक्टर के अंदर होता है। वही बात करते हैं सोशलिस्ट इकोनॉमी की। तो सोशलिस्ट इकोनॉमिक का मतलब होता है मीन्स ऑफ प्रोडक्शन कंट्रोल्ड बाय गवर्नमेंट से। ठीक है। यानी आपका जितना भी मीन्स ऑफ प्रोडक्शन होगा उसे गवर्नमेंट कंट्रोल करेगी, प्राइवेट सेक्टर का कोई मतलब नहीं है। फिर आता है आपका मिक्स्ड इकोनॉमी जिसका मतलब होता है मीन्स ऑफ प्रोडक्शन कंट्रोल बाय गवर्नमेंट एंड प्राइवेट या पब्लिक बोथ। यानी दोनों 50-50 अगर हम कहें तो दोनों यहाँ पर प्राइवेट और गवर्नमेंट का रोल होता है। ये बहुत छोटा सा कॉन्सेप्ट था जो मैंने आपको समझा दिया है। अब बात करते हैं टाइप्स ऑफ मॉनेटरी पॉलिसीज। वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, 5 स्टार लगा दीजिएगा। मॉनेटरी पॉलिसी से क्वेश्चन बहुत बार आते हैं, हर बार ही आते हैं। ठीक है। सबसे पहले बात करते हैं मॉनेटरी पॉलिसी के 2 टाइप्स यहाँ पे दिए गए हुए हैं आपके सामने, कॉन्ट्रैक्शनरी और एक्सपेंशनरी। शॉर्ट लाइन में आपको बता देती हूँ कॉन्ट्रैक्शनरी और एक्सपेंशनरी मॉनेटरी पॉलिसीज होती क्या है। देखिए कॉन्ट्रैक्शनरी क्या का मतलब होता है यहाँ पर। कॉन्ट्रैक्शनरी मॉनेटरी पॉलिसी वो पॉलिसी होती है जब आरबीआई यानी आपकी जो सेंट्रल बैंक है, जिसे हमारी जो सेंट्रल बैंक है वो आरबीआई है, वो क्या करेगी, जो कमर्शियल बैंक्स है ना, जो लोन देते हैं, जो लोन देते हैं वो कमर्शियल बैंक्स को जाकर बोलेगी कि आप जो है वो लिमिट कर दीजिए लोन देना। आपके लोन देने की जो कैपेबिलिटी है उसको वो लिमिट कर देती है, यानी रेस्ट्रिक्ट कर देती है कि अब आप ज्यादा लोन नहीं देंगे। क्यों? क्योंकि उन्हें इन्फ्लेशन रोकना है, टू कंट्रोल द इन्फ्लेशन। वो लिमिट कर देंगे। अब जब कमर्शियल बैंक को आरबीआई जब मना कर देगा कि आप ज्यादा लोन नहीं देंगे, तो उनके पास कम रहेगा लोन देने के लिए लोगों को, और फिर वो हाई इंटरेस्ट पे देंगे। ठीक है। ज्यादा ब्याज लिया जाएगा। तो जो बड़े बड़े बिजनेसमैन होते हैं, जो ज्यादा पैसे वाले लोग होते हैं, सिर्फ वही लोन ले पाएंगे, क्योंकि इतना ज्यादा इंटरेस्ट पे मिडिल क्लास फैमिली तो ले नहीं सकती है। ठीक है। दूसरी बात करते हैं, इसका ऑपोजिट है एक्सपेंशनरी। एक्सपेंशनरी मॉनेटरी पॉलिसी में क्या होता है, आरबीआई बोलती है यानी सेंट्रल बैंक कमर्शियल बैंक को बोलती है कि आप दिल खोल के लोन दीजिए लोगों को। तो इसमें जो मिडिल क्लास है, लोअर इनकम ग्रुप है, वो सब के सब यहाँ पर लोन ले सकते हैं। तो यहाँ पे मनी सप्लाई क्या होती है, इंक्रीज हो जाती है। इसी को बोलते हैं एक्सपेंशनरी मॉनेटरी पॉलिसी। यानी कॉन्ट्रैक्शनरी में आपकी आरबीआई सेंट्रल बैंक कमर्शियल बैंक्स को मना कर देती है लोन देने के लिए, लिमिट कर देती है, मना नहीं करती, कम देने के लिए बोलती है। और एक्सपेंशनरी में कहती है दिल खोल के दीजिए, जिसकी वजह से वो कम इंटरेस्ट पे सबको लोन मिल जाता है। चलिए अब आता है मोस्ट इंपॉर्टेंट यहाँ पर। देखिए जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है ना, कॉन्ट्रैक्शनरी पॉलिसी में मनी सप्लाई कम हो जाता है, क्योंकि देखो आप लोन दे नहीं रहे हो, मनी सप्लाई कम हो जाएगा। इंटरेस्ट रेट ज्यादा हो जाता है, रिजर्व रिक्वायरमेंट ज्यादा होता है। देखिए रिजर्व रिक्वायरमेंट क्या होता है। अब एक बात बताइए, कमर्शियल बैंक जब है वो जब लोन देगी ही नहीं तो उनके पास रिजर्व ज्यादा हो जाएगा ना, इकट्ठा होता चला जाएगा उनके पास पैसा, जब वो लोगों को लोन ही नहीं दे रही है। ठीक है। इसका बस ये ऑब्जेक्टिव यही होता है कि इन्फ्लेशन कम हो। एक्सपेंशनरी पॉलिसी में क्या होता है, दिल खोल के लोन दिया जाता है तो मनी सप्लाई हो जाता है, कम इंटरेस्ट रेट पे दिया जाता है, लेस रिजर्व रिक्वायरमेंट होता है। जब आप लोग पब्लिक को कमर्शियल बैंक्स दे देती है तो उनके पास रिजर्व इतना रहता नहीं है। ठीक है। इससे हायर इन्फ्लेशन की प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है।
चलिए अब आता है आपके पास नेक्स्ट इंपॉर्टेंट इसके इंस्ट्रूमेंट्स, जो कि आपके 5 स्टार टॉपिक हैं। आप चाहे तो इसको नोट डाउन कर लीजिए और गारंटी के साथ यहाँ से क्वेश्चन आपको जरूर देखने को मिलेगा। क्वांटिटेटिव एंड क्वालिटेटिव क्रेडिट कंट्रोल, इसके तो पहले एज इट इज आपको नाम याद रखने हैं, क्योंकि क्वेश्चंस में क्या होते हैं, कई बार आपसे डायरेक्ट पूछ लिया जाएगा कि क्वालिटेटिव कौन सा है और क्वांटिटेटिव कौन सा है। डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा यहाँ से, क्वांटिटेटिव या फिर क्वालिटेटिव, यानी सिर्फ आपको नाम बताने होंगे। जैसे अगर आपको ऑप्शन दे दिए गए ओपन मार्केट ऑपरेशन, बैंक रेट, सीआरआर और मोरल सुएशन, अब आपसे बोला जाएगा क्वालिटेटिव क्रेडिट कंट्रोल इसमें से कौन सा है। तो पहले याद कर लीजिए, क्वांटिटेटिव के अंदर ओपन मार्केट ऑपरेशन, बैंक रेट, सीआरआर, एसएलआर, रेपो रेट और रिवर्स रेपो रेट आता है। क्वालिटेटिव के अंदर आपका पब्लिसिटी, राशनिंग ऑफ क्रेडिट, एडजस्टिंग मार्जिन ऑफ लोन, मोरल सुएशन और डायरेक्ट एक्शन इसके अंदर आते हैं। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट चार्ट है, इसमें सारे कवर हो गए हैं। अब मैं आपको एक एक बार 1 बाय 1 समझा देती हूँ सबसे पहले, ठीक है। देखिए सबसे पहले बात करते हैं यहाँ पर आपकी क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं क्वांटिटेटिव क्रेडिट कंट्रोल के साथ, फिर आते हैं क्वालिटेटिव पे। सबसे पहले है ओपन मार्केट ऑपरेशन। देखिए ओपन मार्केट ऑपरेशन होता क्या है, चलिए पहले मैं बैंक रेट से स्टार्ट कर देती हूँ, क्योंकि स्लाइड में बैंक रेट दिया हुआ है, तो बैंक रेट से स्टार्ट करती हूँ। देखिए बैंक रेट को डिस्काउंट रेट भी बोला जाता है। बैंक रेट वो रेट होता है जब सेंट्रल बैंक यानी आरबीआई कमर्शियल बैंक को लोन देती है। क्या देती है, बैंक्स को लोन देती है, वो भी बिना किसी कोलाटरल सिक्योरिटी के। यानी कमर्शियल बैंक को जरूरत है पैसों की, तो क्या करेगी आरबीआई, उसको पैसा देगी लोन पर, और बदले में उनसे कोई भी ऐसा सिक्योरिटीज जो है वो यहाँ पर कोलाटरल नहीं रखती है। ये डिफरेंस है बैंक रेट और रेपो रेट के अंदर, ये याद रखिएगा, ठीक है। अगर बैंकिंग रेट अगर बढ़ा दिया जाए, सोचिए अगर बैंक रेट बढ़ा दिया जाए, तो कॉमर्शियल बैंक्स जो आप लोगों को लोन देगी बेटा, वो भी तो अपना इंटरेस्ट रेट बढ़ा देगी। जब वो बेचारी खुद उधार वहां से महंगे में लेकर आए, तो आपको सस्ते में लोन देगी क्या? नहीं। कमर्शियल बैंक क्या करेगी, अगर आरबीआई उनको इतना महंगा लोन दे रहा है इंटरेस्ट पे, तो वो आपसे वसूल लेंगे फिर, ठीक है। वो जो पब्लिक है उनसे हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट पे वो लोन देगी, तो ये तो अच्छी चीज नहीं है। वही अगर बैंक रेट अगर कम पे कर दिया जाए, तो कमर्शियल बैंक भी अपना इंटरेस्ट रेट कम कर देगी, और आप लोग भी है वो कम इंटरेस्ट रेट पे लोन ले सकते हो, ठीक है। थोड़ा सा डिफरेंस बताऊंगी लास्ट में, बैंक रेट और आपका रिजर्व रेट सॉरी रेपो रेट में डिफरेंस क्या है, ठीक है। सबसे पहले बात करते हैं, फिर आपका आता है ओपन मार्केट ऑपरेशंस। देखिए ओपन मार्केट ऑपरेशंस में क्या होता है, इसमें जो सेंट्रल बैंक होती है ना, वो जो सिक्योरिटीज होती है वो खरीदती है या फिर बेचती है। क्या करती है, खरीदती है, या फिर ओपन मार्केट ऑपरेशन में गवर्नमेंट जो होती है बेटा, सेंट्रल बैंक जो होती है सॉरी, वो क्या करती है, सिक्योरिटीज खरीदती है कॉमर्शियल बैंक से, या तो बेचेगी या तो खरीदेगी, ठीक है। लेकिन जब वो बेचती है या जब वो खरीदती है, तब क्या चेंजेस आता है ये सुनिए। अब मैं फॉर एग्जाम्पल एक सेंट्रल बैंक हूँ, और मैंने XYZ कमर्शियल बैंक से मैंने क्या बोला, मैंने उसकी क्या खरीदी, सिक्योरिटीज खरीदी, मैंने गवर्नमेंट सिक्योरिटीज। मैंने कमर्शियल बैंक से बोला जाके आप दीजिए मुझे, मैं सेंट्रल बैंक हूँ, और मैंने कमर्शियल बैंक से बोला आप मुझे सिक्योरिटीज, मैं खरीदना चाहती हूँ आपकी सिक्योरिटीज, आप मुझे सिक्योरिटीज दे दीजिए। तो मैं उनको सिक्योरिटीज उनसे खरीदूंगी, बदले में उनको पैसे दूंगी। तो आप देखिए कमर्शियल बैंक के पास क्या हुआ, पैसे ज्यादा हो गए। तो जिससे पैसे ज्यादा होंगे, तो वो ज्यादा से ज्यादा लोन दे सकते हैं, लोगों को दे सकते हैं कि नहीं दे सकते हैं। वही अगर मैं सेल करूंगी, कि अगर मैं कहूंगी कि मेरे पास गवर्नमेंट सिक्योरिटीज है भाई सेंट्रल बैंक के पास, और मैं कहूंगी आप खरीद लो मुझसे, तो अगर कमर्शियल बैंक खरीद लेगा, अगर कमर्शियल बैंक मेरे से सिक्योरिटीज खरीद लेगा, तो बदले में वो सिक्योरिटीज लेगा, तो मुझे पैसे देगा, तो उनके पास पैसे कम हो जाएंगे, जिसकी वजह से वो लोन नहीं दे पाएंगे। इसलिए ये याद रखिएगा कि बाइंग और सेलिंग में क्या होता है, वो कॉन्ट्रेक्शनरी और एक्सपेंशनरी की तरह ही होता है ये, ठीक है। अगर आप बाई कर रहे हो बेटा, तो अगर आप खरीद रहे हो, तो कमर्शियल बैंक के पास पैसा ज्यादा हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि वो अपनी सिक्योरिटीज बेचेंगे, उनके पास कैश हो जाएगा, जिसकी वजह से वो लोन आप लोगों को ज्यादा दे सकते हैं। वही अगर सेंट्रल बैंक सेल करती है, तो कोई भी चीज खरीदेगी तो वो पैसे से खरीदी जाएगी, तो कमर्शियल बैंक के पास से पैसे चले जाएंगे, क्योंकि उन्होंने सिक्योरिटीज खरीद ली है, जिसकी वजह से वो पब्लिक को क्या करेंगे, लोन्स नहीं दे पाएंगे, देंगे तो हायर इंटरेस्ट ऑफ रेट में देंगे। फिर आता है आपका यहाँ पर सीआरआर और एसएलआर में आपको समझाते हैं। पहले रेपो रेट और रिवर्स रेपो रेट देखिए। देखिए रेपो रेट क्या होता है, रेपो रेट भी वही चीज होती है कि सेंट्रल बैंक किस रेट पर कमर्शियल बैंक को उधार देती है या लोन देती है, वही रेपो रेट होता है। पर रेपो रेट जो है वो शॉर्ट टर्म के लिए होता है, और बैंक रेट जो है वो लॉन्ग टर्म के लिए होता है, ये याद रखिएगा, ठीक है। इनका माइनर डिफरेंस होता है बस, और बैंक रेट को डिस्काउंट रेट भी बोला जाता है। अब बात करते हैं रिवर्स रेपो। तो उल्टा कर दीजिए, हमेशा से कमर्शियल बैंक ही उधार लेती है, अब रिवर्स रेपो में क्या होगा, बेचारे सेंट्रल बैंक उधार लेगी कमर्शियल बैंक से। सोचिए हमेशा बड़ी बैंकों से उधार लिया जाता है ना,
हमारी सेंट्रल बैंक सबसे बड़ी बैंक है, तो हमेशा रेपो रेट क्या होता है, जिसमें कमर्शियल बैंक, छोटी बैंक जो है वो आपकी बड़ी बैंक से क्या करती है, पैसे लेती, उधार लेती है। अब रिवर्स रेपो रेट क्या होता है, जब आरबीआई जो है, आपकी बड़ी बैंक जो है वो छोटी बैंक से, सेंट्रल कमर्शियल बैंक से उधार लेती है, उसे बोलते हैं रिवर्स रेपो। उल्टा कर दीजिए। अब आता है सीआरआर और एसएलआर, कैश रिजर्व रेशियो एंड स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो। ठीक है, कैश रिजर्व रेशियो यानी सीआरआर का मतलब क्या होता है? देखिए, सीआरआर का मतलब ये होता है कि सेंट्रल बैंक बोलती है कमर्शियल बैंक्स को कि देखिए, आप लोग अपने पास कुछ डिपॉजिट रखिए, ऐसा नहीं आप सारा ही दुनिया को बांट दीजिए, कुछ डिपॉजिट रखिए, कभी ऐसा हो जाए कि इमरजेंसी आ जाए या आपके पास पैसे ना हो, तो आपके पास होने चाहिए ना, इतने तो सबके पास होने चाहिए। तो ये बोलता है कि आप अपने पास कुछ डिपॉजिट रखिए, पर विद द सेंट्रल बैंक रख, ठीक है, आरबीआई के साथ रखना पड़ेगा आपको, और इन द फॉर्म ऑफ कैश रखना पड़ेगा, और किसी फॉर्म में आप नहीं रख सकते, आप सिर्फ कैश के फॉर्म में रखेंगे। भाई एसएलआर क्या बोलता है कि आप रखिए डिपॉजिट, लेकिन आपको आरबीआई के साथ रखने की जरूरत नहीं है, पर आप कैश में नहीं रख सकते सर, आप गोल्ड, गवर्नमेंट बॉन्ड्स या सिक्योरिटीज के फॉर्म में रख सकते हो। बस इतना डिफरेंस है सीआरआर और एसएलआर में। अब एक बात बताइए, कैश रिजर्व रेशियो अगर बढ़ जाए, कैश रिजर्व रेशियो बढ़ जाए, तो अब एक बार सोचिए कि अगर कैश रिजर्व रेशियो बढ़ जाएगा तो कमर्शियल बैंक ज्यादा से ज्यादा रखेगी। मान लीजिए अभी तो 100 रुपए रखती थी, अब 200 रखने लगेगी, कैश रिजर्व रेशियो बढ़ गया है, तो फिर लोगों को लोन नहीं देगी, और लोगों को लोन देगी तो हायर इंटरेस्ट रेट ऑफ देगी, तो इंक्रीजिंग तो सही नहीं है ना, कैश रिजर्व रेशियो ज्यादा नहीं होना चाहिए। अगर ज्यादा होगा तो लोगों को लोन नहीं मिलेगा, क्योंकि वो अपने पास ज्यादा जमा करके रखेंगे। वही अगर डिक्रीज कर देते हैं कैश रिजर्व रेशियो, 100 रखते थे अब 50 ही रख रहे हैं, तो बाकी 50 वो लोगों को एज अ फॉर्म ऑफ लोन वो दे सकते हैं, ये याद रखिएगा। अब बात करते हैं फिस्कल पॉलिसी, इनके बीच के डिफरेंस जरूर याद रखिएगा। देखिए, फिस्कल पॉलिसी क्या होती है? फिस्कल पॉलिसी हमेशा याद रखिएगा, गवर्नमेंट खर्चा करेगी आपके ऊपर, गवर्नमेंट पब्लिक के ऊपर खर्चा करती है, एक्सपेंडिचर करती है, और बदले में आपसे रेवेन्यू लेती है इन द फॉर्म ऑफ टैक्स। यानी इसका दो काम होता है, एक तो गवर्नमेंट स्पेंडिंग और एक होता है टैक्सेशन। यानी आपके ऊपर, पब्लिक के ऊपर वो करेगी खर्चा, हेल्थ, एजुकेशन, किसी भी चीज पे लगा लीजिए, इंफ्रास्ट्रक्चर पे, ठीक है, लेकिन बदले में रेवेन्यू कैसे लेगी? भाई खर्चा तो कर दिया है, लेगी कैसे? लेगी आपके फॉर्म ऑफ टैक्स, जो आप टैक्स पे करते हो इसके फॉर्म में वो लेती है, ठीक है। इसीलिए ये पॉलिसी जो है वो रिलेटेड टू रेवेन्यू, एक्सपेंडिचर एंड डेट ऑफ द गवर्नमेंट होती है। सबसे पहले ये पॉलिसी जो है वो मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस इंप्लीमेंट करती है, ठीक है, इसके अंदर गवर्नमेंट का खर्चा होता है और दूसरा होता है टैक्स। ये डिफरेंस रहता है मॉनेटरी पॉलिसी और फिस्कल पॉलिसी में, ये मैं आपको अभी दिखा देती हूँ कि इनके बीच का डिफरेंस क्या है, मॉनेटरी पॉलिसी और फिस्कल पॉलिसी के बीच का डिफरेंस। देखिए, मॉनेटरी पॉलिसी क्या होती है, वो आपको इंटरेस्ट रेट और मनी कितना सप्लाई हो रहा है, मतलब मनी का कितना सर्कुलेशन हो रहा है वो देखती है वो। और जनरली मॉनेटरी पॉलिसी को सेंट्रल बैंक यानी आरबीआई रेगुलेट किया, मैनेज करती है। लेकिन फिस्कल पॉलिसी में गवर्नमेंट कितना खर्चा करती है और टैक्स कितना आ रहा है उस पर डिपेंड होता है ये, ठीक है। ये जो है सेंट्रल बैंक के थ्रू मैनेज होता है मॉनेटरी पॉलिसी, पर फिस्कल पॉलिसी जो है वो मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस कंट्रोल करता है। देखिए, मॉनेटरी पॉलिसी सिर्फ एक्सपेंड, जैसे मैंने बोला ना, एक्सपेंशनरी और कॉन्ट्रेक्शनरी, यानी एक्सपेंडिंग एंड कॉन्ट्रैक्टिंग द मनी सप्लाई देखते हैं कि इन्फ्लेशन पे क्या इफेक्ट पड़ रहा है, ठीक है। लेकिन फिस्कल पॉलिसी ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, क्यों? क्योंकि ये इंप्लॉयमेंट और इनकम को इंक्रीज करने में इसका बहुत ज्यादा रोल है। गवर्नमेंट अगर ज्यादा, देखिए, कैश रिजर्व रेशियो, ये सब चीजें तो छोटी चीज है। अगर मैं बात करूं, गवर्नमेंट आपके एजुकेशन पे क्या चीज कर रही है, आपके मेडिकल पे क्या कर रही है, आपको क्या क्या इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइड कर रही है ना, इससे एम्प्लॉयमेंट और इनकम जनरेट होती है, जो कि ये बड़ी चीज है, ठीक है। साथ ही साथ यहाँ पर जो है, अ, एक मिनट, ठीक है, हाँ, चलिए। तो यहाँ पे मॉनेटरी पॉलिसी जो है वो कंज्यूमर की स्पेंडिंग को बूस्ट करती है थ्रू लोअर इंटरेस्ट रेट, ताकि जो है आप सस्ते में खरीद सके, भाई बैंक से लोन ले सके आप, ठीक है ना, थोड़ा सा इजी बन जाता है। लेकिन फिस्कल पॉलिसी क्या करती है, वो हमेशा एक एक इंडिविजुअल के ऊपर फर्क पड़ता है। अब इंडिविजुअल पे फर्क क्यों नहीं पड़ेगा? इसलिए पड़ेगा क्योंकि आप टैक्स पे कर रहे हो, ठीक है। तो ये इंडिविजुअल के टैक्स बिल्स पे इसका इफेक्ट पड़ता है। और गवर्नमेंट में अगर कोई गवर्नमेंट कोई चीज प्रोजेक्ट करती है, तो देखिए उससे एम्प्लॉयमेंट कितना जनरेट होता है, लोगों को काम मिलता है, बेरोजगारी खत्म होती है, रोजगार लोगों को दिया जाता है। अगर गवर्नमेंट कोई भी, फॉर एग्जाम्पल, अगर आप कोई चीज बना रहे हो, कोई कॉलेज बना रहे हो, तो उसमें कितने लेबर्स को काम मिलेगा, कितना एम्प्लॉयमेंट, वहां पे आर्किटेक्चर की जरूरत होगी, कितना कुछ एम्प्लॉयमेंट जनरेट यहाँ पर होता है। इसीलिए फिस्कल को ज्यादा इंपॉर्टेंट यहाँ पे माना गया है। इन दोनों के बीच में डिफरेंस जरूर याद रखिएगा, ठीक है, ये बहुत ही ज्यादा जरूरी है।
वही अगर बात करें मॉनेटरी पॉलिसी की, तो मॉनेटरी पॉलिसी सिर्फ इकोनॉमिक एक्टिविटी को ध्यान में रख के करी जाती है, और फिस्कल पॉलिसी क्या करती है, वो टोटल खर्चा देखती है कितना हो रहा है। तो वो दोनों चीजें एड्रेस करती है, टोटल स्पेंडिंग और प्लस टोटल कंपोजिशन ऑफ स्पेंडिंग, दोनों ही वो जो है कितना आ रहा है और कितना जा रहा है। अगर एक तरीके में मैं देखूँ, गवर्नमेंट ने कितना खर्चा किया और कितना रेवेन्यू आ रहा है, वो दोनों चीजें में फोकस करती है। पर मॉनेटरी पॉलिसी सिर्फ इकोनॉमिक एक्टिविटी देखती है, इन्फ्लेशन रिसेशन तक ही ये लिमिट रहता है इसका, ठीक है। तो यही इनके बीच का डिफरेंस था। और यहाँ से क्वेश्चन एक जरूर आएगा, 110% गारंटी के साथ हर बार आता है। और मैंने कोशिश की है कि मैं आप लोगों को ज्यादा बोर ना करके, क्योंकि लॉन्ग लेक्चर्स काफी ज्यादा बोरिंग हो जाते हैं, तो मैंने शॉर्ट में कोशिश की कि मैं एक एक लाइन में मैंने आपको सारा यहाँ पे क्लियर कर दिया है। अब बात करते हैं यहाँ पे क्वालिटेटिव जो रह गया है, उसको मैं एक एक लाइन में यहाँ पे डिस्क्राइब आपको कर देती हूँ, ठीक है। तो ये मैंने क्वांटिटेटिव बता दी, क्योंकि क्वेश्चन क्वांटिटेटिव से ही आते हैं, मतलब जो डिटेलिंग में क्वेश्चन आते हैं, जैसे मैच द कॉलम में आ गया, रेपो रेट, बैंक रेट आ गया। क्वालिटेटिव के सिर्फ नाम याद कर लेंगे उतना ही काफी है, बट मैं एक लाइन में आपको समझा देती हूँ। सबसे पहले है पब्लिसिटी। देखिए पब्लिसिटी का मतलब क्या होता है कि जो सेंट्रल बैंक होगी वो पेपर के फॉर्म में, किसी पैम्पलेट के फॉर्म में, किसी सर्कुलर के फॉर्म में कमर्शियल बैंक्स को एडवाइस करती रहती है रेगुलर टाइम पे कि आप इतना क्रेडिट मत दो भाई, आप इतना लोन मत दो, या आप ज्यादा दो या कम दो, ठीक है। फिर होता है राशनिंग ऑफ क्रेडिट। राशनिंग ऑफ क्रेडिट का मतलब होता है डिवाइड कर देती है सेंट्रल बैंक, बोलती है कमर्शियल बैंक को कि भैया ज्यादा इसको नहीं देना, इसको देना है। मतलब ये समझिए, उन्होंने ये बोला आप एग्रीकल्चर सेक्टर वालों को ज्यादा, चाहे जो फार्मर्स होते हैं उनको ज्यादा लोन दीजिए, आप जो दूसरे सेक्टर्स होते हैं प्राइवेट सेक्टर्स, उन पे ज्यादा आपको क्रेडिट देने की जरूरत नहीं है। यानी आपने क्रेडिट को प्रायोरिटी कहाँ देनी है, किस चीज को सबसे पहले तवज्जो देना है, किस चीज को पहले प्रायोरिटी देनी है, वो यहाँ पे राशनिंग ऑफ क्रेडिट के अंदर आता है। फिर आता है एडजस्टिंग मार्जिन ऑफ लोन, यानी जो किसी ने कोलाटरल एज अ सिक्योरिटी कोई चीज रखी है, उसकी मार्केट वैल्यू कितनी है, प्लस उसका डिफरेंस, माइनस आपने जितना लोन दिया है और कितना लोन दिया है, उनके बीच का जो डिफरेंस होता है वो मार्जिन है। अगर वो चाहेगा कि लोगों को लोन कम मिले, तो वो क्या करेगा, मार्जिन ऑफ लोन सेंट्रल बैंक बढ़वा देगा, कमर्शियल बैंक से कहेगा आप मार्जिन ऑफ लोन बढ़ा दीजिए जिससे लोग कम लोन लें, ठीक है। मोरल सुवेशन क्या होता है, किसी को रिक्वेस्ट करना। सेंट्रल बैंक ने कमर्शियल बैंक को रिक्वेस्ट की कि देखिए आप प्लीज, ऐसे महंगाई हो रही है, आप प्लीज थोड़ा सा कंट्रोल करिए अपने क्रेडिट पे, ठीक है। डायरेक्ट एक्शन क्या होता है, डायरेक्ट एक्शन का सिंपल सा मतलब है, अगर सेंट्रल बैंक ने कोई ऑर्डर दिया है कि आप क्रेडिट को कंट्रोल करिए, आप मनी सप्लाई कंट्रोल करिए, लेकिन अगर कमर्शियल बैंक नहीं मानती है, तो वो डायरेक्ट एक्शन लेती है, या तो उसका बैंकिंग का लाइसेंस सस्पेंड हो जाता है, या फिर उनको पेनल्टी लग जाती है, तो उस पर डायरेक्ट एक्शन लिया जाता है। तो एक एक लाइन में मैंने ये क्लियर आपको बता दिया कि इसका मतलब क्या है, बट अंदर यहाँ से क्वेश्चन नहीं आएंगे, क्वेश्चन आते हैं क्वांटिटेटिव क्रेडिट कंट्रोल के यहाँ से। नेम तो सबके याद रखने हैं आपको, नेम तो आपको दोनों में से किसी का भी आ जाएगा, बट अंदर की जो डिटेल पढ़नी होती है वो आप क्वांटिटेटिव क्रेडिट कंट्रोल की ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं। तो आज का सेशन यहीं तक था, आई होप आप लोग कुछ चीजें समझ में आ गई हूँ। और अगर वाकई आपको सेशन अच्छा लगता है तो प्लीज कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। टिल देन गुड बाय, टेक केयर।